Hello and welcome guys, welcome back once again to this next video। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स से रिलेटेड सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। डबल एंट्री सिस्टम भी हम कर चुके हैं, सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। एक वीडियो डबल एंट्री का करा था सर, उसको यदि हमने देख लिया सारे ही डाउट्स क्लियर हो गए बच्चों के। रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट्स और उनकी अकाउंटिंग से रिलेटेड आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द मोस्ट रिलेवेंट, इंपॉर्टेंट, वैल्यूएबल चैप्टर इन योर लाइफ इफ योर अपकमिंग सेशंस, जिसके बिना अकाउंट्स आप कर ही नहीं सकते। जनरल एंट्री सर बहुत डिटेल अंडरस्टैंडिंग के साथ हाथ से मैंने नोट्स प्रिपेयर किए हैं। यदि ये वीडियो आपने देख लिया तो जनरल एंट्री से रिलेटेड हर तरह के डाउट्स, हर तरह की प्रॉब्लम जो भी आप फेस कर रहे थे डेबिट और क्रेडिट के रेस्पेक्ट में, वो उसका आज आखिरी दिन होगा। आज के बाद जनरल एंट्री करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ही बेहतरीन वीडियो ये आपके लिए होने वाला है, पर बच्चों ये पूरा आपको देखना पड़ेगा। समय व्यर्थ नहीं करूंगा, ज्यादा नहीं बोलकर बताऊंगा, पढ़ाकर बताऊंगा। ध्यान से पूरे वीडियो को देखना और बाय द एंड ऑफ द वीडियो यदि आप पूरा देखते हैं तो आई प्रॉमिस आपको बहुत मजा आने वाला है और आप कमेंट कर कर जाएंगे कि सर थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये डाउट हमारे जनरल एंट्री के रेस्पेक्ट में बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करूंगा बच्चों, फटाफट से स्टार्ट करते हैं शानदार पीपीटी नोट्स के साथ। पहले बेसिक्स समझेंगे क्या होता है जनरल एंट्री, फिर हैंड रिटन नोट्स से पढ़ेंगे जिसमें मैंने एग्जाम्पल्स लेकर, बेहतरीन एग्जाम्पल्स लेकर आपको पढ़ाया है जनरल एंट्री के बारे में। 100% कवरेज, वॉच इट, थैंक यू। तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जनरल, पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग देख लेते हैं, फिर हैंड रिटन नोट्स देखेंगे डिटेल में। मजा आ जाएगा सर इस वीडियो के अंदर। जनरल के लिए ध्यान से समझिए, सबसे पहले सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर ट्रांजैक्शंस को जनरल में रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे बिजनेस के अंदर कोई भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हो बच्चों, उसके लिए वाउचर या इनवॉइसेस जनरेट होती है। मान लीजिए हमने किसी से गुड्स परचेज किया है, तो उसने हमें इनवॉइस या वाउचर रेज किया होगा। उस इनवॉइस या वाउचर के बेसिस पर ही हम जनरल बुक के अंदर एंट्री करते हैं। मतलब बिजनेस का अकाउंटेंट उस वाउचर या इनवॉइस के बेसिस पर जनरल बुक के अंदर एंट्री करता है। हम किसी से भी गुड्स परचेज करें, सामने वाला हमें बिल जरूर देता है। उसी तरह बिजनेस के अंदर भी जो भी परचेजेस होती हैं, जो भी सेल्स होती हैं, असेट्स परचेज होती हैं, वेरियस काइंड्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स होते हैं, सभी के लिए वाउचर्स और इनवॉइसेस जनरेट होती हैं। उन वाउचर और इनवॉइसेस के बेसिस पर ही, उन बिल्स के बेसिस पर ही उन्हें सोर्स डॉक्यूमेंट मानते हुए उन्हें एविडेंस ऑफ रिकॉर्डिंग द जनरल एंट्री के रूप में काम में लिया जाता है। मतलब कि सर उन्हीं के आधार पर हम जनरल बुक में जनरल एंट्री करते हैं। और बच्चों एक बिजनेस के अंदर एक दिन के अंदर बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, 50 ट्रांजैक्शन होती हैं, तो सभी को सोर्स डॉक्यूमेंट्स यानी कि इनवॉइस के बेसिस पर रिकॉर्ड किया जाता है। जनरल बुक के अंदर एंट्री क्रोनोलॉजिकल बेसिस पर होती है। मतलब मैं अभी फॉर्मेट बताऊंगा आपको जनरल का कैसा होता है, पर यहां पर एंट्री जो होती है वो क्रोनोलॉजिकल बेसिस पर होती है, यानी कि डे वाइज होती है। जैसे 1 अप्रैल अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल, एंड होता है 31 मार्च। मान लीजिए 1 अप्रैल के अंदर जो भी ट्रांजैक्शंस हुई उन्हें पहले जनरल के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा, एंड सब्सिक्वेंटली 2 अप्रैल को होने वाली ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा। सब्सिक्वेंटली 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, 5 अप्रैल ऑनवर्ड्स, यानी कि डे वाइज बेसिस पर जनरल बुक के अंदर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। तो जनरल बुक के अंदर जो जनरल डेफिनेशन से यदि हम उसे देखें कि क्या कहना चाहता है सर, तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जनरल बोलते हैं सर यहां पर दिस बुक्स इन विच द ट्रांजैक्शंस इज रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम। ऐसी बुक जिसके अंदर ट्रांजैक्शंस को सबसे पहली बार रिकॉर्ड किया जाता है वो कहलाती है जनरल। फ्रॉम द सोर्स डॉक्यूमेंट, अब वो सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है, वाउचर हो सकता है, इनवॉइस हो सकता है। इसे ओरिजिनल एंट्री बुक भी कहा जाता है। मतलब कि सबसे पहले जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती है वो जनरल बुक के अंदर ही होती है। मतलब अकाउंटिंग की शुरुआत हम करें तो अकाउंटिंग की शुरुआत ही
जनरल बुक के अंदर रिकॉर्डिंग से होती है बच्चों। मतलब मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस को डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में स्पेसिफाइड मैनर में रिकॉर्ड करने का तरीका ही जनरल कहलाता है। वापस से दोहरा देता हूं, बिजनेस की मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट के अंदर एक सिस्टमेटिक मैनर में यानी कि डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में अंडरस्टैंडेबल बनाने के तरीके से, सही कम्युनिकेशन डेवलप करने के उद्देश्य से जो भी रिकॉर्डिंग की जाती है डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हुए। लास्ट चैप्टर हमने देखा था डबल एंट्री सिस्टम, जिसमें जितना डेबिट होता है उतना ही क्रेडिट होता है। डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पर जो रिकॉर्डिंग की जाती है वो कहलाती है जनरल एंट्री, और जिस बुक के अंदर ये रिकॉर्डिंग की जाती है वो कहलाती है जनरल बुक। आगे देख लेते हैं बच्चों क्या बोला गया है। जनरल इज वन ऑफ द बेसिक बुक, इसको बोला गया है एक तरह की ये एक बेसिक बुक है ऑफ द ओरिजिनल एंट्री इन विच द ट्रांजैक्शंस आर ओरिजिनली रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल और डे टू डे ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, यानी कि डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में। आगे देख लेते हैं। व्हेन द साइज ऑफ बिजनेस इज स्मॉल, यदि छोटा बिजनेस है तो एक दिन में 4, 5, 10, 15, 20 ट्रांजैक्शन होती होंगी, तो जनरल बुक के अंदर एंट्री करना बहुत आसान है। जनरल बुक की लेंथ भी ज्यादा नहीं बढ़ेगी। 365 डेज में मैक्स टू मैक्स जनरल बुक की लेंथ 2-3-4 हजार पेजेस की हो जाएगी, या 2-3 बुक ऑफ जनरल एंट्री आप मेंटेन कर पाएंगे। पर बच्चों सोचो, इमेजिन करो, यदि बिजनेस बहुत बड़ा है, बिजनेस का आयाम बहुत बड़ा है, बिजनेस का साइज बड़ा है, रिलायंस कंपनी है मान लीजिए, ठीक है, जियो फाइनेंस कंपनी है, तो क्या वो जनरल बुक मेंटेन करते हैं ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शंस के लिए? यदि वो ऐसा करते हैं, क्योंकि वहां पर तो एक दिन के अंदर लाखों ट्रांजैक्शंस होती होंगी बच्चों, तो लाखों ट्रांजैक्शंस को एक जनरल बुक के अंदर रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। ऑल्दो ऑटोमेटेड सिस्टम के बेसिस पर, टेली सिस्टम के बेसिस पर अकाउंटिंग होती है, बट फिर भी यदि ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शंस को ही जनरल बुक के अंदर रिकॉर्ड किया जाए तो जनरल बुक की लेंथ बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। इसलिए बड़े और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए जनरल बुक को मेंटेन करना सूटेबल नहीं है। वहां पर सिंक्रोनाइजेशंस और इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा यदि सभी ट्रांजैक्शन जनरल बुक के अंदर रिकॉर्ड की जाए। तो ऐसी दशा में क्या होता है? ऐसी दशा में होता है सर, जनरल बुक को सब डिवाइड कर दिया जाता है वेरियस टाइप्स ऑफ बुक्स में, यानी कि एक स्पेसिफिक कैटेगरी की ट्रांजैक्शंस को एक स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ बुक्स के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा अभी यहां पर कि किस तरह की अदर बुक्स मेंटेन की जाती हैं जो कि जनरल बुक को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए मेंटेन की जाती है। एग्जांपल के तौर पर जैसे बिजनेस के अंदर जितनी भी क्रेडिट परचेज हुई है, जितनी भी उधारी पर परचेज हुई है, उसके लिए एक अलग बुक बना ली जाती है जिसे बोलते हैं परचेज बुक। अब परचेज, क्रेडिट परचेज से रिलेटेड ऑल ट्रांजैक्शंस को जनरल बुक में रिकॉर्ड न कर परचेज बुक में स्पेशली अलग से रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके कारण क्या होगा, जितनी भी क्रेडिट परचेज की ट्रांजैक्शन है वो परचेज बुक में रिकॉर्ड होंगी और जनरल बुक की जो लेंथ होगी वो अनावश्यक तौर पर नहीं बढ़ेगी। जितनी भी क्रेडिट सेल की ट्रांजैक्शन है उनके लिए एक अलग से बुक मेंटेन की जाती है जिसको बोला जाता है बच्चों सेल्स बुक। तो सेल्स, क्रेडिट सेल से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस भी जनरल की लेंथ को कम कर देगी क्योंकि उसके लिए हमने स्पेसिफिकली अलग से बुक मेंटेन करी है। जितनी भी कैश ट्रांजैक्शन बिजनेस के अंदर हो रही है उसके लिए भी हम अलग से बुक मेंटेन करेंगे इन बिग और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जिसे बोला जाता है कैश बुक। इससे भी जनरल बुक की लेंथ कम हो जाएगी। तो इसी तरह से कुछ सपोर्टिव बुक्स, इनको बोलेंगे सपोर्टिव बुक्स, क्योंकि ये जनरल बुक की लेंथ को कम कर रहे हैं, ये जनरल बुक के काम को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी प्रोसेस को लेंथी होने से बचा रहे हैं, जनरल बुक को समराइज्ड बनाने में हेल्प कर रहे हैं, जनरल बुक को इंटरप्रिटेटिव बनाने में हेल्प कर रहे हैं। इसलिए इन बुक्स को बोला जाता है सपोर्टिव बुक्स, सपोर्टिव टू दी जनरल बुक्स, या फिर इन्हें सब्सिडरी ऑफ जनरल बुक कहा जाता है। वही बात मैंने यहां पर लिखी है बच्चों, ध्यान से देखिए। When the size of business is growing, it
become no longer possible to record each and every transaction in the journal. So journal is subdivided into number of sub-journal books known as special purpose subsidiary books. Special purpose subsidiary books of original entry. Types of transactions is recorded in separate subsidiary books. जैसे मैंने आपको बताया भी है। ये देखते हैं कुछ सब्सिडरी बुक्स के एग्जांपल्स। पहली है सर कैश बुक। जितनी भी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगी बच्चों, वो कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाएगी। जितनी भी क्रेडिट परचेज की ट्रांजैक्शन है वो परचेज बुक में रिकॉर्ड हो जाएगी। जितनी भी क्रेडिट सेल्स की ट्रांजैक्शन है, मैं लिख देता हूं यहां पर, परचेज बुक में रिकॉर्ड की जाती है, स्पेशली क्रेडिट परचेज की ट्रांजैक्शन। कैश परचेज कहां पर रिकॉर्ड होगी बताइए कमेंट कर कर। हाँ, सबसे पहले जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें, जरूर से कमेंट कर कर अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें, यस सर ऐसा लिख दें, ताकि मैं इंश्योर हो जाऊंगा। इससे मोटिवेशन बढ़ता है, आपके कमेंट से मोटिवेशन बढ़ता है। ये वीडियो बहुत रिलेवेंट इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके लिए। कमेंट जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर से जरूर कीजिएगा। सेल्स बुक के अंदर स्पेशली जो रिकॉर्ड किया जाता है वो होता है क्रेडिट सेल। क्या होता है सर? क्रेडिट सेल। कैश सेल्स कहां रिकॉर्ड होती होगी? कैश बुक के अंदर। कैश परचेज कहां रिकॉर्ड होती है? कैश बुक के अंदर। परचेज रिटर्न बुक, जितनी भी परचेज रिटर्न्स होती हैं बिजनेस के अंदर, मतलब हमने जो गुड्स खरीदे यदि वो हमने रिटर्न कर दिए तो उन्हें परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। उसी तरह से सेल्स रिटर्न के लिए जितने भी हमने सेल्स रिटर्न किए हैं बिजनेस के अंदर, मतलब बेचकर जो गुड्स वापस लौट कर आए हैं, जिन्हें रिटर्न इनवर्ट भी कहा जाता है, यह रिकॉर्ड किया जाता है। सो परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। हमारे सिलेबस में सर कैश बुक है, परचेज बुक है, सेल्स बुक है, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न बुक है एंड जनरल प्रॉपर भी हमारे बुक में है। बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक हमारे सिलेबस में नहीं है। सीए फाउंडेशन सिलेबस में हम इसे पढ़ते हैं और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हम इसे पढ़ते हैं। अब देखिए जनरल प्रॉपर बुक क्या होता है। देखिए जब आप सपोर्टिव बुक्स यानी कि कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक मेंटेन कर लेते हैं कुछ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस के लिए, तो उसके बाद जो बची कुछ ट्रांजैक्शंस हैं बच्चों, उन्हें जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब जनरल प्रॉपर जब आप सपोर्टिव बुक्स मेंटेन कर रहे हैं तो बची हुई ट्रांजैक्शंस के लिए बनाया जाता है। बची हुई मतलब बैलेंस ट्रांजैक्शंस जो भी होंगी बच्चों, वो यहां पर रिकॉर्ड की जाएगी। आई होप बात समझ में आती होगी सर। आगे बात कर लेते हैं फीचर्स की। बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी क्वेश्चन बन सकता सर। जनरल इज ए बुक इन विच द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले मैंने बताया था सोर्स डॉक्यूमेंट से, एविडेंस से, वाउचर से, इनवॉइस से, बिल्स से, चालान से या उनके आधार पर जो भी एंट्री रिकॉर्ड की जाती है वो जनरल में की जाती है। मतलब पहले सबसे पहले ट्रांजैक्शंस इसी बुक में रिकॉर्ड की जाती है, डेबिट एंड क्रेडिट के बेसिस पर, डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो कर। ठीक है, एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस फॉर दिस रीजन इट इज कॉल्ड ओरिजिनल बुक्स। द जनरल इज ओनली बुक ऑफ प्राइमरी और ओरिजिनल एंट्री। प्राइमरी एंट्री की बुक इसको कहा जाता है क्योंकि यहां पर सबसे पहले एंट्री की जाती है। ऑल द ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन द जनरल एज सब्सिक्वेंटली ट्रांजैक्शंस टू लेजर। जनरल के बाद जो ट्रांजैक्शंस होती है वो लेजर में पोस्ट की जाती है। जनरल में ट्रांजैक्शंस को लिखना रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस कहलाता है बच्चों। और जनरल के बेसिस पर अलग अलग स्पेसिफिक अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस को लिखना पोस्टिंग कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? पोस्टिंग। लेजर वाले चैप्टर में हम समझेंगे बहुत डिटेल में कि लेजर अकाउंट्स के अंदर कैसे पोस्टिंग की जाती है, किस तरह से लेजर अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं। तो प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स जनरल को बोलते हैं। जनरल इज डेली अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। इसके अंदर डेली बेसिस पर, क्रोनोलॉजिकल बेसिस पर अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है। इन जनरल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। बात समझ में आ गई होगी सर। इन मेंटेनिंग, so maintaining or maintains the identity of each transactions and complete pictures of the same in one entry। एक जनरल एंट्री के अंदर उस ट्रांजैक्शंस की कंप्लीट पिक्चर रिफ्लेक्ट हो जाती है, क्योंकि सर उसके अंदर हम नरेशन भी लिखते हैं। राइट, कैसे लिखते हैं नरेशन अभी सीखेंगे। डेबिट एंड क्रेडिट के बेसिस पर जनरल एंट्री की जाती है, डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो कर कर। इट इज फॉलोड बाय द ब्रीफ एक्सप्लेनेशन
जनरल एंट्री के नीचे ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिया जाता है जिसको नरेशन कहते हैं। हो सकता है ये सारी बातें अभी आपको समझ में ना आ रही हो, पर अभी हम प्रैक्टिकली एग्जांपल्स लेकर जनरल एंट्री करना सीखेंगे इसी वीडियो के अंदर। सो डोंट मिस दिस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। बच्चों आगे हम बात करते हैं हमारे हैंड रिटन नोट्स के आधार पर, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो से यहां पर डेबिट और क्रेडिट सीखने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। जनरल, जनरल का मतलब सर एक तरह की बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच द ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड फर्स्ट टाइम व्हेन दे टेक प्लेस। जब भी ट्रांजैक्शन होती है सर तभी उन्हें रिकॉर्ड कर लिया जाता है, वो जनरल कहलाती है। टू असर्टेन वेदर द ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन जनरल ट्रांजैक्शन मस्ट बी मॉनेटरी। हम जानते हैं ट्रांजैक्शन मॉनेटरी होती है सर, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को ही जनरल के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस के अंदर बेसिकली दो एस्पेक्ट्स होते हैं। कितने एस्पेक्ट्स होते हैं बच्चों? दो एस्पेक्ट्स होते हैं हर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। एक एस्पेक्ट होता है डेबिट एंड सेकंड वन इज क्रेडिट। बच्चों साथ ही साथ ये नोट्स आप बनाते जाइएगा, ये बहुत हेल्पफुल है किसी भी। सबसे पहले हमने सीखा बिजनेस के एक मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है सर। बिजनेस की मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस के दो एस्पेक्ट्स होते हैं जो सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पर, वाउचर, इनवॉइस, एविडेंस के बेसिस पर हम देखते हैं, उसे हम जनरल बुक के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। मतलब हमारे बिजनेस के मुनीम जी अकाउंटेंट उसे जनरल के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। उस ट्रांजैक्शन के अंदर मुनीम जी क्या ढूंढेंगे? दो एस्पेक्ट्स ढूंढेंगे सर। एक एस्पेक्ट क्या होगा? डेबिट, और दूसरा एस्पेक्ट क्या होगा? क्रेडिट। डबल एंट्री सिस्टम में हम देख चुके हैं डेबिट क्रेडिट क्या होता है ऑलरेडी। अब सर उसे जनरल एंट्री के फॉर्म में कैसे यूज लिया जाता है वो यहां सीखेंगे। एक एस्पेक्ट होता है डेबिट, दूसरा होता है क्रेडिट। ओके सर, देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, ध्यान दीजिए इस पर। क्या बोलते हैं सर? गुड्स परचेज्ड फॉर कैश रुपीज 10,000। 10,000 का हमने गुड्स खरीदा। हमने मतलब बिजनेस में, बिजनेस के अंदर 10,000 रुपए का गुड्स खरीदा गया। गुड्स किसे कहते हैं ऑलरेडी हम बेसिक टर्म्स में सीख चुके हैं, जिसमें बिजनेस डील करता है, जिसे बिजनेस ने बेचने के लिए, रीसेल पर्पस के लिए खरीदा है, या फिर जिसे बिजनेस बनाकर बेचने के लिए खरीदता है, वो सब रॉ मटेरियल भी गुड्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल, जैसे हम ये पेन बनाते हैं तो पेन के अंदर निब, नोट, प्लास्टिक, एवरीथिंग, इंक वगैरह वगैरह जो भी हम खरीदते हैं वो रॉ मटेरियल होता है। जिससे हम खरीदते हैं वो सप्लायर होता है। जो हमने खरीदा इसे बनाने के लिए वो कहलाएगा गुड्स, और गुड्स को खरीदने पर किए गए खर्चे को परचेज बोला जाता है, जो एक रेवेन्यू एक्सपेंस है। तो हमने इसके अंदर दो एस्पेक्ट ढूंढने बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एक एस्पेक्ट और दूसरा एस्पेक्ट। पहला एस्पेक्ट है रेवेन्यू एक्सपेंस, जो नॉमिनल अकाउंट का रूल है, कहता है एक्सपेंसेस को डेबिट किया जाएगा। और गुड्स परचेज के रेस्पेक्ट में जो खर्चा होता है उसे हम बोलते हैं परचेज, उसे हम बोलते हैं सर परचेज, इसलिए यहां पर परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। दूसरा एस्पेक्ट फॉर कैश। कैश एक असेट है सर, आप सभी जानते हैं कैश इज ए काइंड ऑफ असेट। असेट पर रियल अकाउंट का रूल लगता है। यदि आपको रूल नहीं याद तो सर जाइए अभी फटाफट से डबल एंट्री सिस्टम वाला चैप्टर करिए, छोटा सा चैप्टर है, जल्दी से लौट कर आइए, फिर इसे पूरा देखिए, क्योंकि रूल्स जाने बिना इसमें मजा नहीं आएगा। ओके सर, असेट्स, असेट हमारे बिजनेस में जो असेट्स है सर, असेट्स पर लगता है रियल अकाउंट का रूल। आई होप बात समझ में आई होगी। सो असेट इज गोइंग आउट ऑफ बिजनेस, यदि बिजनेस से जा रही है तो उसे किया जाएगा सर क्रेडिट इन द नेम ऑफ दैट असेट। रियल अकाउंट का रूल कहता है इफ असेट्स इज कमिंग इनटू बिजनेस देन दैट असेट्स विल बी डेबिटेड इन देयर ओन नेम, उसी के नाम से। एंड इफ असेट इज गोइंग आउट ऑफ बिजनेस दैट असेट विल बी क्रेडिटेड इन इट्स ओन नेम, उसी के नाम से उसको क्रेडिट भी किया जाएगा। कैश इज अ काइंड ऑफ असेट्स, आई मस्ट से टेंजिबल असेट्स, इट इज कमिंग इनटू बिजनेस। असेट्स पर रियल अकाउंट का रूल लगता है, इसलिए कैश पर भी रियल अकाउंट का रूल लगेगा। कैश इज कमिंग इनटू बिजनेस डेबिटेड, कैश इज गोइंग आउट ऑफ बिजनेस क्रेडिटेड। यहां हमने गुड्स परचेज किए हैं, इसलिए ये देखिए मैं दिखा देता हूं आपको, दिस इज गुड्स परचेज्ड, ये रही हमारी ट्रांजैक्शंस गुड्स परचेज फॉर कैश रुपीज 10,000। गुड्स परचेज एक एस्पेक्ट से रेवेन्यू एक्सपेंस है, इसलिए सर हमने उसको कर दिया डेबिट। गुड्स को खरीदने पर किए गए खर्चे को बोलते हैं परचेज फॉर कैश। कैश इज अ काइंड ऑफ असेट। कैश आ रहा है या जा रहा है बच्चों, कमेंट कर बताइए। परचेज ऑफ गुड्स से कैश आता है या जाता है?
कुछ भी हम खरीद रहे हैं तो पैसा तो जाएगा, यस, फॉर कैश, इसलिए कैश यहां पर जा रहा है और हम कैश अकाउंट को कर देंगे सर क्रेडिट, कैश को हम यहां पर कर देंगे क्रेडिट। और जनरल एंट्री क्या बन जाएगी सर, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब सर यदि हम ये जान लें कि ट्रांजैक्शन कैश है या क्रेडिट, तो उसे रिकॉर्ड करना आसान हो जाता है। यदि आप ये नहीं जान पाते हैं कि ट्रांजैक्शन कैश की है या क्रेडिट की, तो रिकॉर्ड करना मुश्किल होता है, क्योंकि लास्ट वीडियो के अंदर डबल एंट्री सिस्टम में हमने सीखा कि सर पर्सनल अकाउंट का रूल लगता ही तब है जब ट्रांजैक्शन क्रेडिट की हो, क्योंकि यदि एक ट्रांजैक्शन कैश है तो उस पर पर्सनल अकाउंट का रूल नहीं लगता। पर्सनल अकाउंट का रूल नहीं लगेगा तो पार्टी का नाम ना तो डेबिट होगा ना ही क्रेडिट होगा, क्योंकि क्रेडिट ट्रांजैक्शन पर ही पर्सनल अकाउंट का रूल लगता है और पर्सनल अकाउंट का रूल लगने पर ही पार्टी का अकाउंट डेबिट या क्रेडिट होता है। यह हम ऑलरेडी जान चुके हैं। इसके लिए यह जानना जरूरी है, किसी भी ट्रांजैक्शंस को जनरल एंट्री के फॉर्म में रिकॉर्ड करने के लिए या जनरलाइज करने के लिए यह जानना जरूरी है सबसे पहले बच्चों कि वो ट्रांजैक्शन कैश है या क्रेडिट। तो इसके लिए मैंने आपको ट्रायल चेक प्रोवाइड किया है, खुद ने नोट्स बनाया है, इन्वेंट किया है। 3 चेक आपको करने हैं। फर्स्ट चेक इज फॉर कैश ट्रांजैक्शन। यदि फर्स्ट चेक फेल हो जाता है, जो आप चेक कर रहे हैं फेल हो जाता है, तो सेकंड चेक हम करेंगे क्रेडिट ट्रांजैक्शन के रेस्पेक्ट में, और यदि सेकंड चेक सेटिस्फाइड हो जाता है तो ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहलाएगी, और यदि वो फेल हो जाता है तो थर्ड चेक के अंदर उस ट्रांजैक्शंस को हमें कैश मानना पड़ेगा। ये आपके सामने है इतिहास में पहली बार। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई दी ट्रांजैक्शंस, ये कैश है या क्रेडिट है, ये रूल आपको चेक करना है। देख लेते हैं सर आगे प्रॉपरली आपको दिख रहा है या नहीं, कमेंट कर बता दीजिएगा। अटेंडेंस जरूर मार्क कर दीजिएगा। बात समझ में आ रही है नहीं, कमेंट कर जरूर बताइएगा बच्चों। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं आप, क्योंकि दिस चैनल इज गोइंग टू वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। आपकी पूरी 11th की अकाउंट्स, इको, बीएसटी यहाँ पर कवर की जाएगी। आपको किसी भी तरह की क्लासेस लेने की जरूरत नहीं है। 100% कवरेज यहाँ पर दिया जाएगा। पूरी कोशिश की जाएगी। और डिटेल में डेप्थ में आपको पढ़ना है तो ये आप जो नंबर है इस पर व्हाट्सएप के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। पूरी डिटेल क्लास आप ले सकते हैं। वो क्लास पूरी तरह से रिकॉर्डेड नहीं होगी, रोज की रोज लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएगी। सो कैश ट्रांजैक्शंस, 2 ट्रांजैक्शंस के 2 एस्पेक्ट हो सकते हैं, हो सकता है कैश और एक क्रेडिट। यदि कैश है तो कैश इज कमिंग तो डेबिट कर दिया जाएगा। इफ कैश इज गोइंग आउट ऑफ बिजनेस तो उसे क्रेडिट कर दिया जाएगा। बट यदि क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है तो सर उस पर लग जाएगा पर्सनल अकाउंट का रूल। और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है पर्सन इज गिवर टू द बिजनेस। यदि पर्सन गिवर है तो उसको किया जाएगा क्रेडिट। हम डबल एंट्री सिस्टम में सीख चुके हैं। एंड इफ द पर्सन इज रिसीवर फ्रॉम बिजनेस तो उसे कर दिया जाएगा सर डेबिट। सर गिवर और रिसीवर कैसे होता है एक बार और बता दीजिए, सुनो ध्यान से। बिजनेस ने गुड्स परचेज किया मिस्टर राम से और उधारी पर किया, तो फिर सर पर्सनल अकाउंट का रूल लगना है। फिर तो पर्सनल अकाउंट का रूल लगना है। अब चेक करना है कि मिस्टर राम को डेबिट करें या क्रेडिट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जनरल एंट्री के फॉर्म में। तो चूंकि हमने परचेज किया है, मिस्टर राम बिजनेस को गिवर है या बिजनेस से रिसीवर है, आप ही बताइए, कमेंट कर बताइए। मिस्टर राम गिवर टू द बिजनेस है या रिसीवर फ्रॉम बिजनेस है। चूंकि हम बिजनेस में गुड्स परचेज कर रहे हैं तो मिस्टर राम हो गए बच्चों गिवर टू द बिजनेस। गिवर टू द बिजनेस को किया जाता है क्रेडिट। तो बच्चों एक ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है कि वो कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन। फर्स्ट चेक हम लगाएंगे कैश ट्रांजैक्शन के रेस्पेक्ट में। यदि उस ट्रांजैक्शन के अंदर, उस मॉनेटरी ट्रांजैक्शन के अंदर कैश के इंडिकेशन मौजूद है, मतलब कैश के संकेत मौजूद है, एक मॉनेटरी ट्रांजैक्शन दी हुई है, उसमें इस तरह के कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कैश पेड लिखा हुआ है, कैश रिसीव्ड लिखा हुआ है, पेमेंट मेड लिखा हुआ है, पेमेंट और कैश रिसीव्ड लिखा हुआ है या फॉर कैश लिखा हुआ है। बच्चों यदि इस तरह के इंडिकेशंस वहां पर मौजूद है ट्रांजैक्शन में, तो क्लियर कट हम उसे एक कैश ट्रांजैक्शन मानेंगे। यदि रुपी का साइन है तो रुपी साइन इज नॉट द इंडिकेशन। रुपी के साइन को हम इंडिकेशन नहीं कह सकते। जैसे कि हमने परचेज किया है तो कैश पेड लिखा हुआ है, कैश ट्रांजैक्शन है। कैश रिसीव्ड सेल्स के रेस्पेक्ट में लिखा हुआ है तो कैश ट्रांजैक्शन है। पेमेंट मेड परचेज के रेस्पेक्ट में लिखा हुआ है, कैश ट्रांजैक्शन है।
कैश रिसीव्ड सेल्स के रेस्पेक्ट में कैश ट्रांजैक्शन है, पेमेंट रिसीव्ड कैश ट्रांजैक्शन है, फॉर कैश इस तरह का शब्द लिखा हुआ है फॉर कैश, तो वो भी एक कैश ट्रांजैक्शन है मेरे प्यारे बच्चों। यदि इस तरह के संकेत मौजूद है ना बच्चों, तो हम उसे कैश ट्रांजैक्शन मान लेंगे और उस पर किसी भी तरह से पर्सनल अकाउंट का रूल बच्चों नहीं लगेगा। नो पर्सनल अकाउंट रूल विल बी अप्लाई ऑन सच ट्रांजैक्शन। ठीक है, कैश की तरह उसे डील कर उसकी रिकॉर्डिंग कर देंगे। आती है क्या बात समझ में, बताओ मेरे प्यारे बच्चों। अब यदि सर कैश के इंडिकेशंस मौजूद नहीं है, फिर जाकर हम सेकंड चेक लगाएंगे सर। सेकंड चेक के अंदर हम चेक करेंगे कि क्या वो एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। यदि कैश के संकेत मौजूद है तो वो क्लियर कट एक कैश ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं मानी जाएगी, पर्सनल अकाउंट का रूल नहीं लगेगा। सेकंड चेक लगाते हैं, वो स्पेसिफिकली क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को चेक करने की बात कहता है। वो कहता है कि मॉनेटरी ट्रांजैक्शन में कुछ क्रेडिट के संकेत मौजूद हैं क्या, कुछ उधारी के संकेत मौजूद है। उधारी के संकेत क्या हो सकते हैं सुनिए, जैसे फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है लाइक ऑन क्रेडिट। यदि वहां पर लिखा हुआ है सर ऑन क्रेडिट, क्या लिखा हुआ है ऑन क्रेडिट, तो ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है ऑन क्रेडिट, क्रेडिट ही माना जाएगा। अमाउंट इज ड्यू, पैसा देना बाकी है। अमाउंट इज लेफ्ट टू बी पेड, लेफ्ट टू बी रिसीव्ड, तो सर ऑब्वियसली वो एक उधारी की ट्रांजैक्शन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों पार्टी का नाम। यदि ट्रांजैक्शन में पार्टी का नाम दिया हुआ है तो वो एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। बस शर्त यह है कि फर्स्ट चेक के अंदर इंडिकेशंस ऑफ कैश गिवन नहीं है। फॉर कैश, पेमेंट मेड, पेमेंट रिसीव, इस तरह से कुछ भी लिखा हुआ नहीं है और पार्टी का नाम उस ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है, तो फिर हमें उसे क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही मानना पड़ेगा और पर्सनल अकाउंट का रूल अकॉर्डिंगली लगेगा। अभी एग्जांपल से सभी चीजें क्लियर हो जाएगी बच्चों। इसके बाद जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट लिखा हुआ है तो एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। कैश के इंडिकेशन इसमें मौजूद भी नहीं है, तो सेकंड चेक के अनुसार बच्चों, ये सेकंड चेक के अनुसार आपकी बन जाएगी क्रेडिट ट्रांजैक्शन, क्योंकि फर्स्ट चेक में कैश के इंडिकेशंस चेक किए जाते हैं जो कि यहां पर मौजूद नहीं है, एंड रुपी इज नॉट द कैश इंडिकेशन। सेकंड, गुड्स परचेज फ्रॉम राम, फर्स्ट चेक लगाओ, फर्स्ट चेक में क्या कैश के इंडिकेशन मौजूद है, नहीं। अब सेकंड चेक लगाओ क्रेडिट का, क्या क्रेडिट के इंडिकेशन यहां पर मौजूद है, पार्टीज नेम इज गिवन, मिस्टर राम नेम इज गिवन, ये देखो सर, ये राम का नाम यहां पर लिखा हुआ है, तो सर पार्टीज नेम इज गिवन, सो सेकंड चेक के अनुसार ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन बन जाएगी और पर्सनल अकाउंट का रूल लग जाएगा। नेक्स्ट, गुड सोल्ड टू मोहन, यहां पार्टी का नाम लिखा हुआ है। फर्स्ट चेक के हिसाब से आप देखिए क्या कैश के इंडिकेशन मौजूद है, पेमेंट रिसीव्ड है क्या, नहीं सर कैश के इंडिकेशन मौजूद नहीं है। सेकंड चेक के हिसाब से क्या क्रेडिट के इंडिकेशन मौजूद है, पार्टीज नेम लिखा हुआ है, यस सर, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानी जाएगी। फिर एग्जांपल मैंने लिया है गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, स्पेसिफिकली ही कह दिया कि गुड्स को क्रेडिट पर बेचा गया है, तो वो एक क्रेडिट ही ट्रांजैक्शन है। ये सभी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होंगी बच्चों, बार बार से इसको रिवाइज कर लीजिएगा और यहां पर पर्सनल अकाउंट का रूल लग जाएगा। यदि ट्रांजैक्शन क्रेडिट है तो पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा। और बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है बताओ, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था। इफ दैट पर्सन इज रिसीवर फ्रॉम बिजनेस तो उसे कर दिया जाएगा डेबिट, एंड इफ दैट पर्सन इज गिवर टू द बिजनेस तो उसे कर दिया जाएगा क्रेडिट। अब लास्ट चेक है थर्ड चेक। यदि सर फर्स्ट चेक भी हो गया हमारा फेल, यानी कि कैश के संकेत मौजूद नहीं है, सेकंड चेक भी हमारा हो गया फेल, क्रेडिट के इंडिकेशंस भी मौजूद नहीं है, पार्टी का नाम भी नहीं दिया हुआ है, तो हम उस ट्रांजैक्शन को क्या माने, कैश माने या क्रेडिट सर? तो बच्चों मैं कहता हूं आपसे कि उसको आपको मानना है कैश ट्रांजैक्शन, उसे कैश ट्रांजैक्शन माना जाएगा। ये देखिए बच्चों, मैंने नोट्स में बनाकर लिख दिया आपके लिए, किसी दूसरे बच्चों को भी पढ़ाया था इसलिए ये पहले से ही पढ़ाए हुए नोट्स है, डोंट कंफ्यूज, ठीक है, सब कुछ क्लियरली लिखा हुआ है थर्ड चेक में। इफ इंडिकेशंस ऑफ कैश इज नॉट गिवन as per the step 1 and if indication of credit is not given as per step 2, then that transaction will be बच्चों deemed to be the cash transaction। और कैश ट्रांजैक्शन का रूल क्या कहता है बच्चों, यदि कैश आ रहा है तो उसको डेबिट और यदि कैश जा रहा है तो उसको क्रेडिट। इफ कैश इज कमिंग इनटू बिजनेस डेबिट, इफ कैश गोइंग आउट ऑफ बिजनेस क्रेडिट। तो बात समझ में आती होगी। अब फटाफट से इन तीनों स्टेप्स को एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं, ध्यान लगाइए इधर, एग्जाम्पल से समझते हैं सर। ओके, गुड्स परचेज फॉर कैश रुपीज 60,000, गुड्स परचेज फॉर कैश रुपीज 60,000, ध्यान लगाइए। यहां पर सर
यहां पर सर हमें एक चीज दिखाई जा रही है, फॉर कैश। होशियार बच्चे, इंटेलिजेंट बच्चों ने आइडेंटिफाई कर लिया होगा सर इसे, फॉर कैश। ठीक है, आगे देख लेते हैं, बिल्कुल स्टेप्स देखेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। हम सर दो एस्पेक्ट्स देखेंगे उसके अंदर। सबसे पहले क्या देखेंगे सर? दो एस्पेक्ट्स। ओके, पहला एस्पेक्ट क्या है बच्चों? पहला एस्पेक्ट है गुड परचेज। ओके सर, पहला एस्पेक्ट है सर गुड परचेज। सेकंड इज फॉर कैश। ये गुड्स परचेज पहला एस्पेक्ट है, फॉर कैश सेकंड एस्पेक्ट। हम जानते हैं गुड्स परचेज एक रेवेन्यू एक्सपेंस है, ठीक है, एंड रेवेन्यू एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट होते हैं, तो यहां पर परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जैसा हम जानते हैं गुड्स परचेज के रेस्पेक्ट में जो रेवेन्यू एक्सपेंस होता है उसे अकाउंट्स में परचेज बोला जाता है, और गुड्स को बेचने के रेस्पेक्ट में जो रेवेन्यू इनकम होती है उसे अकाउंटिंग की भाषा में सेल्स बोला जाता है। वापिस से सुन लीजिएगा, रिकैप कर पीछे टिप कर पास्ट 10 सेकेंड्स में जाके वापिस सुनिए। गुड्स परचेज के रेस्पेक्ट में जो एक्सपेंस होता है उसे बोलते हैं परचेज, और गुड्स सेल के रेस्पेक्ट में जो इनकम होती है उसे बोलते हैं सेल्स। तो यहाँ गुड्स परचेज एक एक्सपेंस है, डेबिट किया जाएगा इन द नेम ऑफ परचेज अकाउंट। एंड सेकंड इज दो एस्पेक्ट की ढूंढने, डेबिट एंड क्रेडिट। कैश, बच्चों जब हमने गुड्स परचेज किए तो पेमेंट किया होगा, फॉर कैश का मतलब पैसा गया। कैश क्या है बच्चों? आपकी बिजनेस की असेट, और असेट पर रियल अकाउंट का रूल लगता है, वो कहता है असेट इज गोइंग आउट ऑफ बिजनेस, तो उसे कर दिया जाएगा क्रेडिट, इसलिए यहां पर कैश अकाउंट को कर दिया जाएगा क्रेडिट। अब जनरल एंट्री कैसे की जाती है, ये आ गया उसका फॉर्मेट, बेहतरीन, टेंटन, एक नंबर। ये हो गई आपकी अकाउंटिंग एंट्री। सबसे बच्चों ध्यान दीजिए, ध्यान से, ये जनरल बुक का फॉर्मेट है। ये जो फहना मैंने बनाया ये जनरल बुक का फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में क्या होता है? सबसे पहला कॉलम होता है डेट का। मान लीजिए ये आपका पेज है जो यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पर खत्म हुआ, आपका पेज इतना ही है। इसमें आपको इस तरह से डिवाइडेशन करना है, जितना रेशियो मैंने लिया है वही आपके किसी भी कॉलम का डिवाइडेशन होगा। डेट के लिए आपको पर्टिकुलरली इतनी ही जगह छोड़नी है, फिर पर्टिकुलर, फिर ये है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो पे ज्यादा गौर मत कीजिएगा, मैं आपको एक बात बता दूं, जनरल बुक के बाद बनाया जाता है लेजर बुक। जनरल बुक में जितने भी अकाउंट्स ओपन हुए हैं उन सभी के लेजर अकाउंट्स बनाए जाते हैं। आपने सुना है अकाउंट्स, अकाउंट्स का मतलब है पर्टिकुलर अकाउंट्स, राम का, मोहन का अकाउंट, सोहन का अकाउंट्स, राम से हमें कितना लेना है वो जनरल बुक में तो रिकॉर्ड हुआ ही है अलग अलग ट्रांजैक्शंस के फॉर्म में, पर राम से टोटल नेट हमें एंड ऑफ द ईयर में कितना पैसा लेना है या कितना पैसा देना है वो सर राम के एक स्पेसिफिक, एक सेपरेट अकाउंट्स के थ्रू हमें पता लगेगा, जिसे हम बोलते हैं राम का लेजर अकाउंट। शाम को हमें कितना पैसा देना है, मिस्टर मोहन को हमें कितना पैसा देना है, तो सर मोहन की पूरी समरी, पूरी डिटेल एक स्पेसिफिक अकाउंट्स में शो होगी, जिसे बोला जाता है मोहन का अकाउंट या फिर मोहन का लेजर अकाउंट। तो बच्चों लेजर बुक में जो पोस्टिंग होती है वो जनरल बुक की जनरल एंट्री के बेसिस पर ही होती है। और अभी मैंने समझाया नहीं है, लेजर फोलियो समझा रहा हूं, इसको मैं बेहतरीन तरीके समझा रहा हूं अभी, फॉर्मेट को ध्यान से सुनिए। तो जनरल बुक से ही पोस्टिंग होती है लेजर बुक में पर्टिकुलर अकाउंट्स में। जैसे यहाँ पर परचेज डेबिट हुआ है, अकाउंट कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो परचेज का अलग लेजर अकाउंट बनेगा, कैश का अलग लेजर अकाउंट बनेगा। साल में जितनी बार भी परचेज डेबिट क्रेडिट हुआ है उसके बाद परचेज की नेट पोजीशन वहां परचेज के लेजर अकाउंट में आपको शो होगी। फिर कैश भी बिजनेस में साल भर में पता नहीं कितनी बार न्यूमरस टाइम्स डेबिट एंड क्रेडिट हुआ होगा, तो कैश की नेट पोजीशन, कैश का नेट बैलेंस आपको पता चलेगा कैश के लेजर अकाउंट से, जो सेपरेटली कैश के लेजर अकाउंट्स के अंदर मेंटेन किया जाएगा। यानी कि कैश से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन जनरल बुक में अलग अलग डेट पर, अलग अलग समय पर रिकॉर्ड की गई है जनरल बुक के अंदर, उनको सबको समराइज्ड कर एक ही पर्टिकुलर पेज पर, एक ही अकाउंट के अंदर मेंटेन कर लिया जाता है या पोस्ट कर दिया जाता है, ताकि कैश की नेट पोजीशन पता लग सके। उसी तरह से हर जनरल के अंदर जितने भी अकाउंट्स ओपन होते हैं उन सभी के लेजर अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, ताकि उनकी नेट पोजीशन पता लग सके। सेल्स की भी हो सकती है, परचेज की भी हो सकती है, कैश की भी हो सकती है, मोहन की भी हो सकती है, सोहन की भी हो सकती है, राम की, श्याम की, सबकी हो सकती है। नेट पोजीशन पता लगाने के लिए समराइज्ड फॉर्म में जो अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं उन्हें लेजर अकाउंट्स कहा जाता है, और जनरल बुक से ही उन्हें मेंटेन किया जाता है। तो ये लेजर फोलियो क्या है सर? लेजर फोलियो का मतलब है बच्चों कि हम जिस पेज नंबर पर हमने परचेज की एंट्री करी है जनरल बुक के अंदर,
लेजर बुक के अंदर उसकी एंट्री किस पेज नंबर पर होगी, पेज नंबर 23 पर हुई है तो यहाँ पेज नंबर 23 लिखते हैं कि इस वाले परचेज की पोस्टिंग लेजर बुक के पेज नंबर 23 पर हो रखी है, जाकर आप चेक कर लें। क्यों सर, ऐसा क्यों करना है? ये कहलाता है रिकंसिलिएशन। जब कंपनी के ऑडिट होती है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट होती है, तो ऑडिटर साहब यहाँ पर जब देखेंगे पेज नंबर 23 तो वो लेजर बुक के अंदर जाएंगे पेज नंबर 23 पर और इस 60,000 के परचेज को रिकंसाइल कर लेंगे, चेक कर लेंगे और सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि आपने अकाउंटिंग सही करी है, ट्रू एंड फेयर बेसिस पर करिए। और जितने भी यूजर्स हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के कंपनी के, वो सब भी ये ट्रायल चेक कर सकते हैं, इसलिए लेजर फोलियो बनाया जाता है। तो पर्टिकुलर के अंदर ही की जाती है स्पेशली जनरल एंट्री। पर्टिकुलर फॉर्मेट में परचेज डेबिट इस तरह से लिखा जाएगा बच्चों, पहले अकाउंट लिखा जाएगा, परचेज, फिर बीच में लिखा जाए एक स्पेस होगा छोटा सा, यहां पर स्पेस होगा, फिर अकाउंट्स, फिर एक छोटा स्पेस, फिर डेबिट, फिर बच्चों यहां पर एक स्पेस दिया जाएगा, नेक्स्ट लिखा जाएगा टू, इसको ध्यान से देखिएगा, टू डिनोट्स फॉर क्रेडिट। टू का मतलब है बच्चों यहां पर क्रेडिट, टू का मतलब होता है बच्चों क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट के लिए हम टू यूज लेते हैं, डेबिट को तो हम अकाउंट के साथ ही डेबिट लिख देते हैं और टू के लिए हम क्रेडिट टर्म को यूज लेते हैं। टू कैश अकाउंट, अब हमने यहां पर क्रेडिट नहीं लिखा, यहां क्रेडिट नहीं लिखा, राइट, या क्रेडिट लिखा भी नहीं जाता है, इसलिए मैं इसको अनडू कर देता हूं सर। ये क्रेडिट के लिए क्या लिखा जाता है बच्चों? टू। ओके, बात समझ में आई होगी। डेबिट के सामने डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट के सामने क्रेडिट का अमाउंट, डेबिट कॉलम में डेबिट का अमाउंट, क्रेडिट कॉलम में क्रेडिट का अमाउंट लिख दिया जाता है। यहां लिखी जाती है नरेशन, जो हमने पढ़ा था सर। नरेशन इसका समरी है, यानी कि हमने ट्रांजैक्शंस में क्या रिकॉर्ड किया वो बताया जाता है नरेशन के अंदर। नरेशन के अंदर हमने लिखा बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। ओके सर, फटाफट से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के साथ। ये वी गो द नेक्स्ट एग्जांपल, फटाफट बेहतरीन एग्जांपल के साथ। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सुरेश ₹15,000। अब पहला काम अब इसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। मुझे एक बात बता दो कि ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट, क्योंकि कैश या क्रेडिट जाने बिना हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। क्रेडिट ट्रांजैक्शन पर पर्सनल अकाउंट का रूल लगता है, कैश पर नहीं लगता है। तो बच्चों फर्स्ट चेक लगाते हैं इस पे, फर्स्ट चेक लगाकर मुझे बताओ, कैश ट्रांजैक्शन का फर्स्ट चेक होता है, क्रेडिट कैश के इंडिकेशंस होते हैं, कैश पेड परचेज किया है तो, पेमेंट मेड है ना, या फॉर कैश, ऐसा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है क्या? ना तो कैश पेड लिखा है, ना पेमेंट मेड लिखा है, ना फॉर कैश लिखा है। तो बच्चों यहाँ कैश के इंडिकेशन तो नहीं है, तो फर्स्ट चेक में ये कैश ट्रांजैक्शन नहीं हुई। सेकंड चेक के अंदर हम क्रेडिट के इंडिकेशंस चेक करते हैं और यदि मौजूद है तो उस ट्रांजैक्शन को क्रेडिट ट्रांजैक्शन कह देते हैं और फिर उस पर पर्सनल अकाउंट का रूल लगा देंगे, रिसीवर फ्रॉम बिजनेस को डेबिट कर देंगे, गिवर टू द बिजनेस को क्रेडिट कर देंगे। बच्चों फर्स्ट चेक नहीं है, सेकंड चेक में यहां पर पार्टी का नाम लिखा हुआ है। आप जानते हैं कि पार्टी का नाम यदि लिखा हुआ है तो वो क्रेडिट का इंडिकेशन है। मुनीम जी ने पार्टी का नाम लिखा इसलिए होगा, अकाउंटेंट ने पार्टी का नाम लिखा इसलिए होगा ट्रांजैक्शन में, क्योंकि उसे पैसा देना लेना बाकी होगा। चूंकि यहां पर परचेज किया गया है इसलिए पैसा देना बाकी है, इसलिए यहां पर पैसा देना बाकी है। और चूंकि यहां पर पैसा देना बाकी है तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, इसमें पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है बच्चों? पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है कि सर जिस व्यक्ति से हमने गुड्स परचेज किए हैं वो व्यक्ति गिवर टू द बिजनेस है। क्या है यहां पर देखिए, मैंने बना भी रखा है एग्जांपल यहां पर आपके लिए, डायग्राम बेहतरीन। ये जो सुरेश है क्या कर रहा है? गुड्स बिजनेस को दे रहा है, तो ही इज गिवर टू द बिजनेस। क्या है बच्चों? ये गिवर टू द बिजनेस। तो गिवर टू द बिजनेस को क्या किया जाता है सर? क्रेडिट किया जाता है। तो सुरेश को उसके नाम से क्रेडिट कर दिया जाएगा। एक एस्पेक्ट तो क्लियर हो गया सर, फ्रॉम सुरेश क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, पर्सनल अकाउंट का रूल विल अप्लाई एंड सुरेश अकाउंट्स विल बी क्रेडिटेड। एंड सेकंड वन इज, सेकंड एस्पेक्ट है सर हमारा, क्या है सर बताइए फटाफट से। सेकंड एस्पेक्ट है सर हमारा गुड्स परचेज। सो परचेज अकाउंट को डेबिट किया जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और ये रहा फॉर्मेट, बहुत सिंपल, डेट की जगह डेट लिख दी जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट, सुरेश अकाउंट क्रेडिट, डेबिट के सामने डेबिट के कॉलम में डेबिट अमाउंट 15,000, क्रेडिट के सामने क्रेडिट के कॉलम में क्रेडिट अमाउंट, क्रेडिट रो में 15,000, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। ये हमारी ट्रांजैक्शंस होती है। ओके सर, आगे बढ़िए, और भी बेहतरीन एग्जांपल ये है।
एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ, आपको हो सकता है दिक्कत आए। ये हो गया सर मिनिमाइज, कोई दिक्कत तो नहीं है सर, दिखने में बराबर दिख रहा है आपको ये? ओके, आगे बढ़ते हैं सर, बिल्कुल समझिए बराबर दिख रहा है। एग्जाम्पल नंबर 3, गुड्स सोल्ड टू रमेश, पेमेंट रिसीव 10,000। हमने गुड्स रमेश को बेचा, और कितने का बेचा सर? रमेश को जो हमने गुड्स बेचा सर, वो बेचा 20,000 रुपए का। पैसा कितना मिला सर? 10,000 रुपए मिल गए। तो बच्चों दो आप मुझे बताइए, कैश ट्रांजेक्शन है या क्रेडिट ट्रांजेक्शन है? कितनी कैश है, कितनी क्रेडिट है? पहला तो एस्पेक्ट है गुड्स सोल्ड। ऑब्वियसली गुड्स सोल्ड एक रेवेन्यू इनकम है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि इनकम्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड, इसलिए सेल्स अकाउंट को कर दिया जाएगा क्रेडिट। ओके ठीक है सर, सेल्स तो हो गया क्रेडिट। और सेल्स कितनी है सर हमारी, बताइए? 20,000। तो सेल्स अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा बच्चों, ये 20,000 से सेल्स अकाउंट हमारा हो जाएगा क्रेडिट। अब बच्चों पैसा कितना मिल गया? कैश ट्रांजेक्शन कितनी है सर इसके अंदर? 10,000। तो कैश मिल गया। कैश इज अ काइंड ऑफ असेट, असेट पर रियल अकाउंट का रूल लगता है। क्या कहता है? फटाफट डबल एंट्री सिस्टम ईमानदारी से अपनी आत्मा जवाब दे देगी आपको। आपको रूल आते हैं या नहीं आते हैं तो जाओ डबल एंट्री सिस्टम देखो, पढ़ो फटाफट से। लास्ट वीडियो ये सर बहुत जल्दी कवर हो जाएगा, मजा आ जाएगा इस वीडियो के अंदर आपको, यदि वो अच्छे से आता है। तो नहीं आता है तो फिर कवर करना जरूरी है सर। कैश रियल अकाउंट का रूल, असेट्स कमिंग इनटू बिजनेस, क्योंकि बेचा है तो पैसा आएगा, बेचा है तो पैसा आएगा। असेट्स कमिंग इनटू बिजनेस आर डेबिटेड, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बताओ कितने से? कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा सर 10,000 रुपए से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्रेडिट ट्रांजेक्शन कितनी है सर? 10,000। सेल्स पर 20,000 की सेल्स पर 10,000 तो मिल गए, 10,000 नहीं मिले तो 10,000 उधारी की ट्रांजेक्शन है। उस पर क्या लगेगा सर? पर्सनल अकाउंट करूं, क्योंकि ये एग्जांपल मैंने ऐसा लिया जिसमें पार्ट ट्रांजैक्शन कैश है और पार्ट क्या है? क्रेडिट। ये है हमारा बिजनेस, लिख दूंगा बच्चे इसमें, ये लो बिजनेस शॉर्ट, ठीक है। बिजनेस से हमने गुड्स को सेल किया मिस्टर रमेश को, बहुत बढ़िया। मिस्टर रमेश क्या है? रिसीवर। तो रिसीवर फ्रॉम बिजनेस क्या होता है सर? डेबिट, इसलिए मिस्टर रमेश अकाउंट हो जाएगा डेबिट विद ₹10,000। क्या बात समझ में आती है सर? तो कमेंट कर दीजिए और बताओ बच्चों, फीडबैक दो, कैसा लग रहा है ये वीडियो, ये नोट्स कैसे लग रहे हैं, ठीक है। यदि आपको ये नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। और बार बार से इस वीडियो को देखिए, रिवीजन होगा जितना ज्यादा बार उतनी अच्छे कॉन्सेप्ट्स पर ग्रिप आपकी बनेगी। और बच्चों ये चैप्टर आपको अच्छे से आ गया ना, जनरल एंट्री वाले यदि आपको चैप्टर अच्छे से आ गया तो आप पूरे 11th के अकाउंट्स में कहीं भी मार्क नहीं खाएंगे, क्योंकि जनरल एंट्री करना यदि आपको आ गया तो आप लेजर पोस्टिंग भी कर पाओगे, सब्सिडरी बुक्स भी बना पाओगे, ट्रायल बैलेंस भी बना पाओगे, फाइनल अकाउंट्स भी बना पाओगे, एंड अदर चैप्टर्स को भी आप अच्छे से कंफर्टेबली हैंडल कर पाएंगे यदि आपको जनरल आती है तो। ओके, यहां मैंने एक क्रक्स लिखा है, इसको थोड़ा सा गौर कीजिएगा। ओनली जितना पैसा रमेश से लेना है उससे ही हम डेबिट करेंगे। किसी भी व्यक्ति से यदि बच्चों बिजनेस में पैसा लेना है तो उसे डेबिट ही किया जाता है। और बच्चों यहां पर रमेश हमारी एक करंट असेट्स है। क्या है बच्चों? यहां पर करंट असेट्स, और जिसका नाम है डेटर, ठीक है। जब ये पैसा हमें मिल जाएगा इस अकाउंट को हम क्रेडिट करके क्लोज कर देंगे। बैलेंस शीट में इसको करंट असेट्स की तरफ दिखाया जाता है। हम ऑलरेडी बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंट्स में करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स, एवरीथिंग देख चुके हैं बच्चों। डिटेल में जाकर देखना है आपको, आपका भाई बहुत बेहतरीन तरीके से वहां पर पढ़ा रहा है, जाइए डिटेल में चेक कीजिए, मजा आ जाएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4। ओके सर, बहुत बढ़िया। फर्नीचर परचेज्ड ₹50,000। क्या यहां पर कैश का इंडिकेशन मौजूद है? क्या ये रुपीस का साइन क्या कैश का इंडिकेशन है? बताइए। नहीं सर, ये कैश का इंडिकेशन नहीं है। तो फर्स्ट चेक के अंदर ये कैश ट्रांजैक्शन भी नहीं है। सेकंड चेक देखिए, क्या पार्टीज नेम इज गिवन? पार्टीज नेम इज गिवन। क्या यहां पर पार्टी का नाम दिया है? पार्टीज नेम इज गिवन। क्या किसी व्यक्ति विशेष या किसी पार्टी का नाम दिया है बच्चों? बताओ सर। यहाँ पार्टीज नेम इज नॉट गिवन। सर पार्टीज नेम इज नॉट गिवन, ये छोटा हो गया सर। पार्टीज नेम इज नॉट गिवन, नहीं दिया है सर। तो क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, क्या करें सर, क्या करें? क्या कोई और दूसरा क्रेडिट का इंडिकेशन यहां पर मौजूद है? बताइए, क्या क्रेडिट का इंडिकेशन यहां पर मौजूद है?
सर क्रेडिट का इंडिकेशंस भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, क्रेडिट का इंडिकेशंस भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो बच्चों ये क्रेडिट ट्रांजैक्शंस भी नहीं है सेकंड चेक के अंदर। सेकंड चेक के अनुसार थर्ड चेक लगा देते हैं सर इस पर। थर्ड चेक क्या कहता है, यदि कैश ट्रांजैक्शन सेटिस्फाइड नहीं होती है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी सेटिस्फाइड नहीं होती है, तो थर्ड चेक ये कहता है कि उसे कैश मान लिया जाएगा। तीनों एस्पेक्ट्स, तीनों चेक मैंने कवर कर दिए हैं, सभी एग्जांपल्स लेकर यहां पर बच्चों ये कैश सेल माना जाएगा, सॉरी कैश ट्रांजैक्शंस माना जाएगा। जो फर्नीचर परचेज किया गया है सर यहां पर इसे माना जाएगा कैश। आई मस्ट से डीम्ड कैश, इट इज ए डीम्ड कैश ट्रांजैक्शंस। ओके सर, अब दो एस्पेक्ट्स देख लेते हैं। पहला है फर्नीचर। क्या आप जानते हैं बच्चों फर्नीचर जो बिजनेस में आ रहा है वो एक असेट है बिजनेस की, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। असेट किसे कहते हैं, वन टाइम एक्सपेंडिचर्स विल गिव्स यू एंड्यूरिंग बेनिफिट। एक बार खर्चा कीजिए, फिक्स स्ट्रक्चर क्रिएट कीजिए, प्रॉपर्टी क्रिएट कीजिए बिजनेस की, जो सालों साल बिजनेस में बेनिफिट जनरेट करेगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी को सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, वो आपकी असेट है। और असेट पर लगता है रियल अकाउंट का रूल। रियल अकाउंट का रूल ये कहता है कि इफ असेट इज कमिंग इनटू बिजनेस दैट विल बी डेबिटेड एंड इफ असेट इज गोइंग आउट ऑफ बिजनेस दैट विल बी क्रेडिटेड इन देयर ओन नेम। उस असेट के नाम से कैश आ रहा है तो कैश डेबिट, कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट, फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर डेबिट, फर्नीचर जा रहा है फर्नीचर क्रेडिट। मोटर व्हीकल आ रही है बिजनेस में, मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट, मोटर व्हीकल जा रहा है तो मोटर व्हीकल अकाउंट क्रेडिट, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट क्रेडिट अकॉर्डिंगली। सो यहां पर फर्नीचर परचेज किया जा रहा है बच्चों, तो फर्नीचर इज कमिंग इनटू बिजनेस, इज कमिंग इनटू बिजनेस, इसलिए उसको किया जाएगा डेबिट इन द नेम ऑफ दैट असेट, उसी के नाम से जो कि फर्नीचर अकाउंट है। चूंकि ये डीम्ड कैश ट्रांजैक्शन है, बिकॉज कैश इंडिकेशन इज नॉट गिवन, क्रेडिट इंडिकेशन इज आल्सो नॉट गिवन, तो हमें इसको डीम्ड कैश मानना पड़ेगा। बात समझ में आती है तो लॉक कर दीजिए सर, कमेंट कर दीजिए, क्या फीडबैक है जरूर से दीजिए। गिवन नंबर्स पर भी कमेंट कर बताइए अपने फीडबैक्स को, यहां पर भी कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सबको बेनिफिट होगा। कैश इज गोइंग आउट ऑफ बिजनेस, सो कैश रियल अकाउंट क्रेडिटेड। और ये मैंने आपके लिए जनरल एंट्री कर दी है सर, ये देख लीजिए जनरल एंट्री, ये देख लीजिए। ओके, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, डेबिट कॉलम में डेबिट, क्रेडिट कॉलम में क्रेडिट, बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर कैश। तो ये बच्चों वीडियो हो जाता है हमारा एंड आज का। क्या जनरल एंट्री खत्म हो गई सर? जनरल एंट्री खत्म नहीं हुई है, ये जनरल एंट्री के 4 से 5 वीडियोस और भी हो सकता है, ज्यादा वीडियो 6, 7, 8 वीडियोस बने जिसमें पूरी जनरल एंट्री को समराइज फॉर्म में विद डिटेल एग्जांपल्स, सॉरी समराइज डिटेल फॉर्म में डिटेल एग्जांपल्स के साथ हम कवर करने का प्रयास करेंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। कमेंट कर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्या आपको बात समझ में आती है, यदि कोई डाउट हो तो वो भी पूछेगा, मैं पर्सनली आपके डाउट को एड्रेस करूंगा। आई एम हियर फॉर ऑल ऑफ यू टू एड्रेस ऑल द इश्यूज ऑफ माय स्टूडेंट्स, यू आर पार्ट ऑफ माय फैमिली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे, थैंक यू।